जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कृषि व्यवस्था। इकोनॉमिक्स में जो थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था होती क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था है। जो कृषि व्यवस्था है वो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कृषि की। देश की कुल संपत्ति का लगभग 48.9% यानी कि 2011-12 के अनुसार भाग कृषि तथा इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है और निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय है। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 55.40% था। भारत के मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत का जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है, ना कि जौ गेहूं। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू प्रणालियां व्याप्त थी, जो इस प्रकार हैं। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793, इसका शासनकाल 1793 में था। में भूमि के स्वामी जमींदार किसानों से लगान वसूल कर राज्य को देते थे, तब उसकी भू प्रणाली जमींदारी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय उसकी भू प्रणाली जमींदारी थी। इसका कार्य क्या था? भूमि के स्वामी जमींदार किसानों से लगान वसूल कर राज्य को देते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के भू प्रणाली महलवाड़ी ग्राम समुदाय के स्वामित्व वाले ग्राम स्तर पर लागू भू राजस्व प्रणाली थी। इसकी भू प्रणाली कौन सी थी? महलवाड़ी ग्राम समुदाय के स्वामित्व पर ग्राम स्तर पर लागू भू राजस्व प्रणाली थी। फिर आता है थॉमस मुनरो 1892। थॉमस मुनरो 1892 में वे प्रणाली रेवाड़ी के भूमिका स्वामी राज्य को सीधे रैयत से लगान वसूलता था। सीधे रैयत से लगान वसूलता था। सीमाबंदी क्या कहलाती है? परिवार को एक ही कई मानते हुए जोतों की उच्चतम सीमा को निर्धारित करना जोतों की सीमा बंदी कहलाती है। परिवार को एक ही इकाई मानते हुए जोतों की उच्चतम सीमा को निर्धारित करना जोतों की सीमा बंदी कहलाती है। फिर किसान के दूर दूर तक फैले हुए खेतों को एक साथ व्यवस्थित करना जोतों की चकबंदी कहलाती है। जोतों की चकबंदी कहलाती है। फिर से देखते हैं, किसान के दूर दूर तक फैले हुए खेतों को एक साथ व्यवस्थित करना जोतों की चकबंदी कहलाती है। वे छोटे किसान व सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटे कृषि जोते हैं अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं। यह प्रक्रिया सहकारी कृषि कहलाती है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? वे छोटे किसान व सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटे कृषि जोतों हैं, अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं। यह प्रक्रिया सहकारी कहलाती है। फसलों को 2 भागों में बांटा गया है।
फसलों को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है खाद्य फसल तो दूसरी है व्यापारिक फसल। पहली कौन सी है? खाद्य फसल। दूसरी क्या है? व्यापारिक फसल। खाद्य फसलें स्थानीय उपभोग हेतु जैसे गेहूं, चना, चावल, जौ। गेहूं, चना, चावल, जौ, ये हो गई खाद्य फसलें। और दूसरी क्या हो गई? व्यापारिक फसलें या अखाद्य फसलें। व्यापारिक फसलें या अखाद्य फसलें, ये कौन सी हो गई? व्यापार हेतु कच्चे माल हेतु प्रयुक्त किया जाता है जो निम्नलिखित है। कच्चे माल हेतु कच्चा माल कौन सा हो गया? जैसे तिलहन फसलें, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, अरंडी, ये सब तिलहने फसलें हो गई। कौन सी? मूंगफली, तिलहनी फसलें हो गई। फिर दूसरा होती है शर्करा फसलें। ये क्या होती है? शर्करा यानी कि शुगर, गन्ना, चुकंदर। तीसरी रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, जूट, मेस्टा, सनाई, कपास। जूट, मेस्टा, सनाई, कपास। फिर चौथी है नशीले फसलें, तंबाकू। पांचवी पेय फसलें, बीवरेज क्रॉप्स, जिसे हम बोलते हैं चाय, कहुआ, काफी। ये सब हो गई पेय फसलें। उन्नीस सौ 60 से 70 के दशक में देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय अपनाए गए हैं। 1970 के दशक में देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय अपनाए गए हैं। नंबर 1, हरित क्रांति किसे कहते हैं? इससे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कुछ नए उपाय किए गए हैं, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1966 से 67 में के दशक में देश में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होने के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। फिर से देखते हैं 1960 से 70 के दशक में देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय अपनाए गए हैं, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1966 के दशक में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होने के कारण इसे हरित क्रांति नाम दिया गया है। आइए किसने नाम दिए थे? सबसे पहले डॉक्टर विलियम गार्ड हरित क्रांति शब्द के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? हरित क्रांति शब्द के जनक माने जाते हैं। जबकि हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग है। नॉर्मन बोरलाग है। नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं उसे हम MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत नंबर 1 HYV का मतलब क्या होता है? HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। नंबर 2 उन्नत किस्म के बीज। नंबर 3 उन्नत किस्म के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। नंबर 4 कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग। नंबर 5 कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जाती है।
ये हो गई हरित क्रांति के अंतर्गत। हरित क्रांति की कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नवत हैं। इस क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को मिला, अन्य फसलें इसके प्रभाव से अछूती ही रही हैं। जो हरित क्रांति है इससे सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को मिला था, अन्य फसलें इसके प्रभाव से अछूती ही रह गई। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को प्राप्त हुआ है। इनके अलावा अन्य राज्यों पर इनका प्रभाव नहीं हुआ है। अगर हम बात करें गेहूं की फसल, तो 2017 के समय सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से सबसे ज्यादा गेहूं की फसल उगाई गई थी। कब? 2017 के समय। व्यक्तिगत असमानताओं के साथ साथ क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत असमानताओं के साथ साथ क्षेत्रीय असमानता में भी वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में एक नई हरित क्रांति की आवश्यकता को महसूस करते हुए द्वितीय हरित क्रांति या सतत हरित क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत सर्वप्रथम यह विचार भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में 93 वर्ष विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किया। 2006 में 93वें विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किया। इसके लिए पहली है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स। जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स होता क्या है? यह एक कृत्रिम प्रकार से बनाए जाते हैं। यह एक प्रकार कृत्रिम प्रकार से बीज को बनाया जाता है, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं। फिर है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर तीसरा है जल वर्षा संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग। फिर चौथा है मिट्टी को स्वस्थ तथा उर्वरक मुक्त बनाने पर बल दिया गया। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।